बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू बराए सेकंड ईयर के पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड के न्यू कोर्स के मुताबिक हैं। बाय द वे, जिस वक्त मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 3 रोज़ बाद एनुअल 1 का पेपर जो है ये होने वाला है, तो ये लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है। देखें, जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं, अगर पेपर पैटर्न क्लियर ना हो तो फिर हम अपनी बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते। इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं पेपर में, स्पेशली सेक्शन ए के हवाले से कि सेक्शन ए की तैयारी जो है वो किस तरह करनी है और हमने ग्रामर में क्या क्या कवर करना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट कवर करूंगा कि सेक्शन ए की तैयारी के लिए आपने कहाँ कहाँ जो है वो देखना है, कौन सा सवाल जो है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, पेपर में बेसिकली हमारे पास जो है 3 सेक्शन हैं। एक हमारे पास है सेक्शन ए, बी एंड सी। 3 हमारे सेक्शन हैं, ए बी एंड सी। बात है वहाँ ए बी एंड सी नहीं, अलिफ बे जी इस तरह कुछ लिखा होगा, चावल दो इन सेम इस तरह लिखा होगा। लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए जस्ट इमेजिन फर्स्ट कर लें कि उसमें 3 सेक्शन हैं, ए बी और सी। सेक्शन ए जो है इसमें आपके पास 20 के करीब MCQs हैं, 20 सवाल हैं, 20 के 20 MCQs हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो ग्रामर में से आएंगे। आप ग्रामर के कौन से पोर्शन में से आएंगे तो ये मैं आपको क्लियर करूंगा कि एक एक सवाल के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सवाल कहाँ से आएगा। उसके बाद सेक्शन बी जो है इसमें आपके पास 39 मार्क्स हैं, एक ही सवाल है, उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्से में हिस्सा नसर है, दूसरे में हिस्सा नज़म है, तीसरे में हिस्सा गज़ल है, चौथे में उर्दू कवायद हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी है, इसमें 41 मार्क्स हैं। इसमें एक नज़म है, दूसरा पोर्शन गज़ल का, एक सवाल नज़म से है, एक सवाल गज़ल से है, एक सवाल नसर से है, एक सवाल नज़म से, एक गज़ल से है और इसके अलावा इसमें एक लेटर ख़त है और इसके अलावा इसमें एक मज़मून है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे बहुत बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मुझे बार बार जो है बहुत से बच्चे रब्ता कर रहे हैं कि सर हमें गाइड करें, हमें पेपर के हवाले से गाइड करें। तो मैंने सोचा कि चलो एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर लेते हैं वो, ताकि बच्चों को रहनुमाई हो। इससे पहले आप लोगों ने जितने भी लेक्चर यूट्यूब पर देखे होंगे पेपर पैटर्न के हवाले से वो या मॉडल पेपर के हवाले से, वो क्या करते हैं, पेपर पैटर्न ले लेते हैं और बस उसको जूम कर रहे होते हैं, साथ में एक म्यूज़िक चल रहा होता है, उसको अप डाउन कर रहे होते हैं और म्यूज़िक चल रहा होता है और बस पेपर पैटर्न होता है। वो भी कहीं बोर्ड की वेबसाइट से उठा के लगाया होता है और इसमें 70-70, 80-80 हज़ार व्यूज़ होते हैं और नॉलेज इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती। तो आज जो आप देखेंगे तो एक डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरह से जो है होता है। मैं पूरा पेपर पैटर्न आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम सबसे पहले सेक्शन ए के MCQs को डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो MCQ है वो कहाँ से आएगा। सेक्शन ए में जो पहला सवाल होगा, पहला MCQ होगा, वो आएगा इल्म बदी में से। इल्म बदी यानी इसमें मुख्तलिफ असनाफ होंगे, उसकी शिनाख्त के हवाले से होगा। कोई शेर दिया गया होगा, आपको बताना होगा इसमें कौन सी सनत जो है वो इस्तेमाल हुई है। ज़रूरी नहीं है शेर दिया गया हो, किसी सनत के बारे में भी कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो इल्म बदी, ठीक है, सनत तलमी हो गई, सनत मरात नज़ीर हो गई, सनत मुबालगा, कोई भी सनत, सनत तकरार हो गई, किसी भी सनत के बारे में कोई शेर दिया गया होगा या आपको कोई सवाल जो है उसके बारे में पूछा गया होगा। तो पहला MCQ इल्म बदी का होगा। अच्छा, इसके लिए मेरे एक कोर्स है, मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसमें प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट के साथ कोर्स है। वो कोर्स में आप चले जाओ तो वहाँ उर्दू कवायद के नाम से एक कोर्स पड़ा हुआ है। उसमें इल्म बदी के ऊपर मैंने 8-10 लेक्चर हैं, 8-10, 6-7 लेक्चर हैं अपलोड किए। उसमें तमाम असनाफ जो हैं उनको मैंने बहुत आसान अंदाज में कवर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। दूसरा जो MCQ, दूसरा सवाल जो आएगा वो होगा तरकीब लफ्ज़ी से मुतल्लिक। ठीक है, तरकीब लफ्ज़ी क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तरकीब लफ्ज़ी इस तरह होता है कि 2 अल्फाज होते हैं, 2 अल्फाज को मिला के एक नया कंपाउंड वर्ड बनाया गया होता है। इसमें इस तरह होता है, एक पहला लफ्ज़ होता है, एक दूसरा लफ्ज़ होता है और जो पहला लफ्ज़ होता है उसके नीचे ज़ेर लगी होती है और इसको दूसरा लफ्ज़ जो है इससे मिलाया गया होता है। लेकिन जब हम
इसका मायने बयान करते हैं। तो मायने बयान करते हुए जो दूसरा लफ्ज़ है इसके पहले पीछे आ जाता है, पहले आ जाता है, और पहला लफ्ज़ उसके बाद में, यानी मायने बयान करते हुए दूसरा लफ्ज़ पहले लफ्ज़ के पीछे चला जाता है। ऐसे लफ्ज़ को तरकीब लफ्ज़ कहते हैं। मैं मॉडल पेपर में भी ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा जो एमसीक्यू आएगा वो होगी हरूफ की इकसाम, हरूफ अतफ, हरूफ जार वगैरह वगैरह, जितने जो हरूफ की इकसाम है वहाँ से जो है कोई सवाल आपके पास आ सकता है। चौथा जो एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू नंबर 4, वो होगा नज़म की इकसाम से मुताल्लिक़। नज़म की इकसाम वो हमारे पास होगी बलिहाज मुज टॉपिक के हवाले से। देखो मिसाल के तौर पे जो नज़म अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाए उसको हम कहते हैं, जो नज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाए उसको नात कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो नज़म किसी के गम में लिखी जाए उसको जो है हम क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। तो नज़म की इकसाम के हवाले से कोई एक सवाल जो है यहाँ आ सकता है, कोई भी सवाल जो है नज़म से उसका ताल्लुक़ होगा। एमसीक्यू नंबर 5, ये मुतशाबिहात की शिनाख्त करनी होगी। मुतशाबिहात ऐसे अल्फाज होते हैं जो देखने में तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो, उनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। छठा एमसीक्यू जुमले की साख्त के मुतालिक आएगा, यानी इसको आप कह सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आएगा। तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई सेंटेंस दिया होगा उसको करेक्ट करना होगा, या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सातवां एमसीक्यू उर्दू गज़ल नज़म के अनासर के हवाले से जो है पूछा जा सकता है। अब इसमें देखो गज़ल में काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, मिस्र उला क्या होता है, और तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। तो इससे एक छोटा सा लेक्चर है उर्दू नज़म गज़ल के अनासर, उर्दू कवायद में पढ़ा हुआ है। आप वो लेक्चर देखो तो आपको बहुत अच्छी तरह जो है ये एमसीक्यू जो है आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है मेरी प्लेलिस्ट देखो, आपके पास कोई नोट्स पड़े हैं, कोई बुक पड़ी हुई है जहाँ से आप ग्रामर कवर करते हो, तो एमसीक्यू नंबर 7 की तैयारी के लिए आप गज़ल के अनासर जो हैं इनको आप देख लें। एमसीक्यू नंबर 8 जो है वो मुरक्कब मुसादिर के हवाले से आपसे सवाल पूछा जाएगा। मुरक्कब मुसादिर इस तरह हो जाएगा कि हमारे पास फेल और इसम जो है, इसम और फेल को मिला के एक कंपाउंड जो है वो बनाया गया होता है, यानी कि नाउन को और वर्ब को आपस में कंबाइन किया होता है। अब मैं आपको 8 एमसीक्यू जो है, ये 8 एमसीक्यू इनका मॉडल पेपर में आपको दिखाता हूँ, और इससे आपको जो है थोड़ा सा अंदाज़ा जो है हो जाएगा कि ये सवाल कहाँ से आएंगे। तो अगर जिसके पास मॉडल पेपर है तो वो अपने मोबाइल की स्क्रीन में ओपन करो, जिसके पास नहीं है तो मैं यहाँ अपने टैबलेट पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ से आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। और ये हिस्से अव्वल के कुल 20 नंबर हैं और 25 मिनट का वक्त है। अब ये आप देखो, ये आप पहला एमसीक्यू ये इल्म बदी के हवाले से होगा। अब यहाँ देखो ये कह रहा है, पहला एमसीक्यू कह रहा है शेर में सनत की निशानदही करें। शेर नीचे एक शेर लिखा हुआ है, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना तू खेती तू बाना भी तू हासिल भी तू। तो अब नीचे असनाफ लिखी हुई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है इसमें कौन सी सनत जो है इस्तेमाल हुई है। तो आप देखो इसमें दहका का जिक्र है, फिर दाने का जिक्र है, फिर खेती का जिक्र है, फिर बारा का जिक्र है। तो ये तो सनत मरात नज़ीर है, लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं है। फिर आप देखो तो इसमें तू जो है, तू की तकरार हुई है, बी की तकरार हुई है, तो सनत तकरार जो है वो भी इसमें मौजूद है। तो जो आपको ऑप्शन मुनासिब लगे वो आप उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मैंने कहा था हमारा जो दूसरा एमसीक्यू होगा वो तरकीब लफ्ज़ से मुताल्लिक होगा। ये अब आप देखो सवाल नंबर 2 देखो, कह रहा है दिए गए अज्जा में तरकीब लफ्ज़ी है। अब मेहरबानो, दुबला पतला और रुजो जवाल, कब्र दारा। तो अब आप ये लफ्ज़ देखो, ये लफ्ज़ आप लोग बोर्ड पर देखो, ये लफ्ज़ है कब्र दारा। 2 अल्फाज को मिलाए हुए पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है, लेकिन जब हम इसका मायने बनाएंगे तो इसका मतलब होगा दारा की कब्र, यानी मीनिंग बताते हुए दारा जो है ये कब्र के पहले लफ्ज़ के पीछे चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 होगा, ये हरूफ की अक़साम से मुतालिक होगा। अब आप मॉडल पेपर में एमसीक्यू नंबर 3 देखो, वो हरूफ जो 2 बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के मौके पर बोले जाएं उनको क्या कहते हैं, बयान, तरतीब, इतराब, इल्लत। तो ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। चौथा एमसीक्यू यहाँ होगा नज़म की इकसाम से मुताल्लिक। अब यहाँ देखो इस्लाम में ऐसी नज़म जो शायर किसी ख़ास इरादे से लिखता है, नज़म के हवाले से जो है वो सवाल पूछा गया है।
अब MCQ नंबर 5 आप लोग देखो, ये है मुतशाबिहात की शिनाख्त। MCQ नंबर 5 मुतशाबिहात की शिनाख्त। अब यहाँ ये कह रहा है दिए गए अल्फाज में मुतशाबिहा जोड़े की शिनाख्त करें। अब ये आप ये देखो, ये बेबाक बेबाक दोनों जो हैं एक जैसे हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो है थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फिर सवाल नंबर 6 जुमले की साख्त से मुतल्लिक होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब अहले ज़ुबान के असलूब के मुताबिक तब्दील होता रहता है, यानी अहले ज़ुबान जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो वो तब्दील होते रहते हैं। तो ये रोज़मर्रा जो है ये तब्दील होते रहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस के बारे में ही पूछा गया है। सवाल नंबर 4 गज़ल के अनासर के हवाले से है। अब ये देखो कह रहा शेर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इस MCQ का ताल्लुक गज़ल के अनासर से है। फिर MCQ नंबर 8 मुरक्कब मसादर के हवाले से होगा। तो कह रहा है एक किस्म और एक फेल का मजमुआ होता है। यहाँ ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मुरक्कब मसदर मेरे इसका ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो ये पहले 8 MCQ थे। अब हम अगले जो 12 MCQ हैं उनको देखते हैं, अपनी बात को आगे ले जाते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 9 वो इल्म बदी से रिलेटेड होगा। वही हो गया आपने असनाफ की पहचान करनी होगी, फ़नी महासिन की जो है पहचान करनी होगी। MCQ नंबर 10 जू मीनिंग अल्फाज के हवाले से होगा, यानी यहाँ डबल मीनिंग वर्ड, यानी आप कह रहे हैं तो आपकी बात का एक मतलब है, लेकिन आपकी बात का असल में एक मतलब और भी निकलता है। दो मीनिंग और डुल मीनिंग आ रहे हैं, तो ऐसे अल्फाज को जू मीनिंग अल्फाज कहते हैं। फिर 11वां MCQ जो होगा वो आपको अलामात के हवाले से होगा, यानी शेर की कौन सी अलामत होती है। तखल्लुस, जैसे मिसाल के तौर पर शायर जब तखल्लुस लिखता है तो उसके ऊपर कौन सी इलामत होती है, उसके ऊपर ये इलामत होती है, या मिस्र के लिए कौन सी इलामत होती है। ठीक है, तो ये इलामत जो हैं, साइन जो हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं, इस हवाले से होंगे। 12वां MCQ जो है वो गज़ल के अनासर के हवाले से होगा। जैसे पहले कहा था, मेरा प्लेलिस्ट है वहाँ पे ये तमाम अनासर जो हैं वो मौजूद हैं। ये MCQ पहले भी आ चुका है, गज़ल के अनासर से एक फिर आएगा। 13वां MCQ फिर जो है दोबारा गज़ल के अनासर के हवाले से होगा। तो आप सोच लो गज़ल के अनासर कितने इंपॉर्टेंट हैं। मेरा 6 मिनट का लेक्चर है, वो देखो यार, ये कवर हो जाएगा। चौथा जो MCQ होगा वो भी होगा आपकी गज़ल की हियत के हवाले से होगा। आप गज़ल देखो, ऐसी गज़ल नज़म की हियत इस तरह होती है कि हमारे पास इसमें आज़ाद नज़म होती है, पाबंद नज़म होती हैं। अच्छा, इसके ऐसी नज़म जिसमें 6 मिसरे हों, एक बंद में 6 मिसरे हों, उसको मुसद्दस कहते हैं। और एक बंद में 4 मिसरे हो, इस तरह वगैरह वगैरह जो है कोई भी सवाल हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 15वां MCQ जुमलों की दुरुस्ती, सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस में होगा, उसमें कोई मसला होगा, आपने करेक्शन करनी होगी, या सेंटेंस करेक्शन के हवाले से कोई सवाल जो है आपसे पूछा गया होगा। MCQ नंबर 16 बहुत आसान, वाहिद जमा जो है उसके हवाले से ये होगा। MCQ नंबर 17 दोबारा इल्म बदी। MCQ नंबर 1 भी इल्म बदी है, MCQ नंबर 9 भी इल्म बदी है। MCQ नंबर 17 में दोबारा फिर इल्म बदी के हवाले से सवाल जो है पूछा जाएगा। MCQ नंबर 18 वही नज़म की इकसाम है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, नज़म की इकसाम वाले हाजिर मौजू हम, नात, मुसद्दस और मनकबत, इस हवाले से कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। MCQ नंबर 19 में हरूफ की इकसाम दोबारा, ये पहले भी हम पूछ चुके थे, दोबारा जो है वो आएगा। और इसी तरह MCQ नंबर 20 सेम आज MCQ नंबर 11 में जो अलामात हैं, आइडेंटिफिकेशन साइंस हैं, उनकी पहचान के हवाले से होगा। मैं दोबारा मॉडल पेपर जो है उसकी तरफ जाता हूँ, ये MCQ उसमें देखता हूँ। तो आप अपनी जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर मॉडल पेपर ओपन कर लें, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपनी टैबलेट की स्क्रीन साइड पर शेयर कर देता हूँ छोटी सी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास है MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 इल्म बदी के हवाले से होगा। ये देखो, जाम जम तिशे फरहाद आतिश नमरूद से सनद जहन में आती है। अब जाम जम जमशेद एक बादशाह था, फरहाद एक तारीख़ी हिस्ट्रिक पर्सन है। आतिश नमरूद ये भी एक तारीख़ी वाक़या है। जब तारीख़ी मजहबी वाक़यात में आतिश नमरूद तारीख़ी होने के साथ साथ मजहबी वाक़या भी है। जब तारीख़ी मजहबी वाक़े का जिक्र हो तो सनद तलमी होती है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जू मैनी अल्फाज, ये देखो वो लफ्ज़ जिसके दो मुख्तलिफ मैनी हो, वो डायरेक्ट जवाब ही आ गया, जू मैनी अल्फाज होंगे, दो मायने हो तो जू मैनी होगा। तो अब ऐसा सवाल नहीं हो सकता, जू मैनी अल्फाज के हवाले से कोई आ सकता है, सवाल होगा कि इसमें कौन सा लफ्ज़ जू मैनी है, और 4 लफ्ज़ होंगे तो जो जू मायनी होगा उस पर टिक लगाना होगा।
सिर्फ MCQ नंबर 11 इलामात होगी, तो सिर्फ मिसरा तहरीर करना हो तो कौन सी इलामत जो है आप लगाते हैं? 4 इलामत दी हुई हैं, आपने सिर्फ मिसरा तहरीर करना हो तो आप जो है ये अलामत जो है ये लगाते हैं। MCQ नंबर 12 गज़ल के अनासर के हवाले से होगा। तो अब देखो हर शेर का मफहूम अलग होता है। अब वो कौन सी नज़म है, गज़ल है, जिसमें हर शेर जो है उसका मीनिंग कुछ और होता है। रुबाई हो गई, गज़ल हो गई, मसनवी हो गई, मनक़बत हो गई, तो हर वो शेर जिसमें कोई अलग डिफरेंट मीनिंग जो है वो आ रहे होते हैं। इसी तरह MCQ नंबर 13 शेर के दूसरे मिसरे को, एक शेर का जो दूसरा मिसरा होता है उसको क्या कहते हैं? मिसरे उला, मिसरे सानी, टेब का मसला, तरकीब का मसला, मिसरे सानी मेरे ख्याल में कहते हैं। गज़ल की हियत के हवाले से 14 MCQ गज़ल की हियत के हवाले से होगा। अब देखो मुसद्दस हियत के हर बंद में मिसरे होते हैं। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे जो है मुसद्दस में होते हैं। तो MCQ नंबर 15 मैं स्क्रीन से बाहर हो गया था, अंदर आ जाता हूँ। MCQ नंबर 15 जो है जुमलों की दुरुस्तगी। अब ये देखो कह रहे हैं मुझसे गम देखा नहीं जाता उसका, इस जुमले में गलती है। तो किस चीज़ की गलती है? इमला की गलती है, मुहावरे की गलती है, ज़रूर मिसरे की गलती है, इस तरह कोई जुमला जो है वो दिया होगा। तो यहाँ तो मेरे ख्याल में साख्ती स्ट्रक्चर की जो गलती है ये हो गई। MCQ नंबर 16 वाहिद जमा के हवाले से होगा। शेर से अशार, इल्म से इल्म, कवायद की रूह से जमा की सूरत है। जमा सालम, मकसर, जमल जमा, इसमें जमा जो भी है वो आपने इस पर लिखना होगा। ये सवाल नहीं होगा, इस तरह का सवाल होगा। MCQ नंबर 17 फिर इल्म बदी के हवाले से आ रहा है। देखो ऐसी नज़म जिसमें हसरत और गम के अंदाज में मरने वाले का जिक्र किया जाए, इसको क्या कहते हैं? सॉरी, ये MCQ नंबर 18 नज़म की इकसाम हो गए। 17 में एक जंप हो गई। MCQ नंबर 17 इल्म बदी, शायरी में ऐसी बात की वजह बयान करना जो हकीकत में ना हो, ऐसी बात करना जो हकीकत में मौजूद ना हो, इसको मुबालगा आराई कहते हैं। MCQ नंबर 18 नज़म के एग्ज़ाम। तो ये देखो ये मरने वाले के जिक्र और तारीफ जो है वो की जा रही हो, गम का अंदाज हो, इसको मरसिया कहते हैं। MCQ नंबर 19 हरूफ के एग्ज़ाम के हवाले से दोबारा आ रहा है। मैं कल नहीं आऊँगा, इस जुमले में नहीं कौन सा हर्फ है? नहीं जो है वो कौन सा हर्फ है, यह आपने बताना होगा। शर्त है, तरदीद है, बयान है या इल्लत है। MCQ नंबर 20 इलामात होंगे। तो एहसासात और जज्बात के तौर पे ये कौन सी इलामात जो है एहसासात और जज्बात के तौर पे जो है ये लगाई जाती है? 4 इलामात हैं जो दुरुस्त आपने करनी होगी। तो ये हमारा सेक्शन ए जो है इस तरह कवर हो गया। तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको अब आइडिया हो गया होगा कि सेक्शन ए के जो 20 MCQ हैं इसके लिए हमने कहाँ से तैयारी करनी है, ग्रामर को कहाँ से देखना है और क्या करना है। और आप जो है हम सेक्शन बी और सी को थोड़ा शॉर्ट डिस्कस करते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो जहाँ बच्चे अगर सेक्शन बी सी उनको इतना मसला नहीं है तो वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, और जो बच्चे एंड तक देखना चाहते हैं तो अब हम आगे जाते हैं सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी को शॉर्ट डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास जैसे आप आगे आएंगे सेक्शन ए के ख़त्म होने के बाद आपको सेक्शन बी दिया जाएगा, सेक्शन बी और सी एक साथ दिए जाएंगे। सेक्शन बी में एक ही सवाल होगा, सवाल नंबर 2, और इस सवाल के 4 जुज़ होंगे। पहला जो जुज़ होगा जुज़ अलिफ, इसमें आपको एक इबारत जो है, एक इबारत दी जाएगी और इस इबारत के आखिर में आपसे कुछ सवालात जो है पूछे जाएंगे। आपने इस इबारत से रिलेटेड जो सवालात हैं उसके जवाबात देने होंगे। इसमें यह सवाल भी हो सकता है कि ये जो इबारत दी गई है इसका खुलासा लिखें या इसकी तशरीह करें, कुछ भी इस तरह के सवाल जो हैं वो हो सकते हैं। तो इन तकरीबन हमारे पास 6 सवालात होंगे, हर सवाल के 3 नंबर होंगे, 6 सवालात होंगे और हर सवाल के 3 नंबर होंगे, तो 18 नंबर इस सवाल के। बड़ा अहम ये सवाल है। तो मुझे अफसोस है कि मेरे चैनल पे अभी तो है इस हवाले से कोई मटेरियल, क्योंकि हिस्सा नसर मैंने हिस्सा नज़म भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका तो हिस्सा नसर में अपलोड ना कर सका। लेकिन आपके जो छोटे बहन भाई जब बड़े होकर फर्स्ट ईयर में आएंगे तो इंशाल्लाह वो ये पूरे इस इबारत वगैरह सारा कोर्स जो है वो मेरे चैनल से उनका कवर होगा, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा है। अच्छा, इबारत होंगे, सवाल जवाब होंगे और उसके 6 सवालात होंगे, 18 नंबर होंगे। ये किस तरह कवर करना है ये मैं फिर कभी बता दूंगा, आपके आने वाले जो आपके बाद जो हैं छोटे बहन भाई हैं उनको बता दूंगा। अच्छा, इबारत के बाद जो बी होगा ये होगा हिस्से नज़म। अब हिस्से नज़म के यहाँ इस बे वाले जुज में 3 शेर जो है, 3 अशार जो है वो लिखे होंगे और आपसे यहाँ पे फिर इसमें भी आपसे 3 सवालात पूछे जाएंगे और हर सवाल जो है उसके 3 नंबर होंगे।
टोटल 9 मार्क्स जो हैं ये आपके इधर हो गए। उसके बाद इसी सवाल नंबर 2 का पार्ट जी, इसमें गज़ल के 3 अशार जो हैं लिखे होंगे। एक ही गज़ल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट गज़ल के भी हो सकते हैं, ज़्यादातर चांस है डिफरेंट गज़ल के। और इसमें आपसे फिर सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे और 3 सवालात पूछे जाएंगे, आपने 2 करना होगा। सवाल नंबर 1 मशक़ करना होगा, सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 में से जो है आपने एक सवाल जो है करना होगा और हर शेर के बारे में एक सवाल होगा, तो 6 मार्क्स जो है वो इसके हो जाएंगे। और इसी तरह जो आपके जो हैं यहाँ सवाल नंबर 2 कैसा दाल है, ये कवायद उर्दू के कवायद के हवाले से हो सकता है। इसमें भी आपसे कुछ सवालात वगैरह पूछे जाएंगे, 2 सवालात आपसे पूछे जाएंगे और इसके भी 6 मार्क्स जो हैं इसके होंगे। और यहाँ ये मिसाल के तौर पर इस तरह हो सकता है कि कोई नज़म का गज़ल का कोई शेर दिए गए हों, अशार दिए गए हों और आपको कहा हो कि भाई इसमें इस वाले शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इस वाले शेर में कौन से फ़नी मकासिद इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह के सवालात जो हैं वो आ सकते हैं। तो जिन्होंने मेरा हिस्सा नज़म हिस्सा गज़ल देखा हुआ है वो आराम से ये भी कवर कर लेंगे, ये भी कवर कर लेंगे और ये भी कवर कर लेंगे। इबारत खुद आपको कवर करनी होगी। तो इस तरह आपके सेक्शन बी में टोटल जो है आपके 39 मार्क्स जो है वो आपके हो गए। इसी तरह बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाते, फिर आपका जो है सेक्शन सी होगा मेरा। अब हम अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास सेक्शन सी जो होगा, अब सेक्शन सी हिस्सा स्वयं जो होगा उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 सवालात होंगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, इन तीनों सवालात में आपने क्या करनी होगी, तशरीह करनी होगी। इन 3 सवालात में आपने तशरीह जो है वो करनी होगी। सवाल नंबर 3 में आपने नसर पारे की तशरीह करनी होगी। आपको उर्दू नसर में से, हिस्सा नसर में से कोई जो है इबारत जो है दी गई होगी, आपने उसका सियाक और सबाक भी बताना होगा, आपने उसका हवाला मतन भी बताना होगा और इस सवाल के आपके 6 मार्क्स होंगे। ठीक है, इन तीन सवालों में आपने क्या करनी है, तशरीह करनी है। फिर सवाल नंबर 4 जो है वो आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी आपने तशरीह करनी है, लेकिन इसमें आपने नसर की बजाय आपने नज़म की तशरीह जो है वो करनी होगी। आपको 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, 2 बंद होंगे, एक ये या ये, इन दोनों में से किसी एक की तशरीह करें और इसके भी 6 मार्क्स होंगे। तो आपने अपने जो हुनर जो है वो दिखाना होगा। तो मेरे लेक्चर से जिस तरह आप लोगों ने मोटिवेट हुए हैं, तो वो लटा नहीं लगाना, अपने वर्ड में लिखने होंगे, इतना डरना नहीं है। 6 मार्क्स है, कोई इतनी लेंथी चीज़ नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ख़राब हो गए तो ख़राब भी हो गए तो 6 में से आपके 3 मार्क्स तो लाजमी बन जाएंगे। अच्छा लिख लो तो 5 मार्क्स बन जाएंगे। तो इसको अपने सर पर सवार नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, रटा वटा मत लगाओ, अपने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। हाँ, आपको मीनिंग आने चाहिए। और सवाल नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपने तशरीह करनी होगी, लेकिन इसमें आपने गज़ल की तशरीह करनी होगी और इसके आपको 9 मार्क्स हैं। और इधर आपको गज़ल के 3 अशार दिए गए होंगे, एक शेर के जो है 3 नंबर होंगे, तो आपके पास 3 ज़रबे 3 9 मार्क्स इधर बन जाएंगे। तो 3 अशार 3 मुख्तलिफ गज़लों में से भी आ सकते हैं, 3 अशार एक ही गज़ल में से भी आ सकते हैं। 2 आपके पास ऑप्शन होंगे, या ऊपर वाले 3 अशार या नीचे वाले 3 अशार, इन दोनों में से कोई एक 3 अशार जो हैं इनकी आपने तशरीह करनी होगी। उसके बाद सवाल नंबर 6 जो है, इसमें आप लोगों ने एक ख़त जो है ये लिखना होगा। वो कहते हैं कि ख़त कबूतर किस तरह पहुंचाए बामे यार पर कुतरने को पड़ी हैं कैंचियां दीवार पर। ये मेरा फेवरेट शेर था किसी जमाने। समझ गए हो गया आप लोग। अच्छा, अब ख़त जो है, ख़त आप लोगों ने लिखना होगा। इधर भी 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप लोगों ने कोई एक लेटर जो है उसमें लिखना होगा। अच्छा, इधर सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल। अच्छा, इस खत के 8 नंबर होंगे, सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल होगा। इसमें आप लोगों ने मजमून ऐसे लिखना होगा, इसके 12 नंबर होंगे। और इस तरह आपका सेक्शन सी जो है 6 12 24 और 32 और ये हो गए 41 नंबर जो है आपके इधर हो जाएंगे। ज़्यादातर कंफ्यूजन सेक्शन बी सी आसान होता है बच्चों के लिए। सेक्शन ए जो होता है वो वहाँ बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को समझ नहीं आ रही होती जी कौन सा एमसीक्यू कहाँ से आएगा, तैयारी सही नहीं कर सकते
और उस वजह से गलत हो जाते हैं। तो मैंने सेक्शन एक एक MCQ जो है डिटेल में मैंने समझा दिया, कौन सा MCQ कहाँ से आएगा। तो वो चीज़ें आप कवर करके चले जाओ, उन चीज़ों पे कमांड हो। इल्म बदी जो है उस पर अच्छी कमांड रख लो, और नज़म के अनासर वगैरह जो हैं, गज़ल के अनासर वगैरह जो हैं, इनको अच्छी तरह कमांड ले रख लो आप। गज़ल के एग्ज़ाम, नज़म के एग्ज़ाम, ये चीज़ें अच्छी तरह समझ लो तो आपका सेक्शन ये जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आप अच्छी बात है कि मेरे उर्दू कवायद प्लेलिस्ट में चले जाओ। एक बार फिर कह रहा हूँ, घंटा 2 घंटा लगेंगे, सारी चीज़ें वहाँ से इतने अच्छा समझ जाओगे कि फिर कहीं और आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा वहाँ नहीं जाना चाहते, अपने नोट्स हैं, अपने बुक्स हैं, वहाँ से जो है आप लोग देख सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय द वे, ये वीडियो अपलोड इसलिए की है कि ये वीडियो असल में जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके साथ मैं काफ़ी पहले ये पैटर्न जो है डिस्कस कर चुका था। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे SMS आ रहे थे, 3 दिन पेपर है सर, सेक्शन ये की समझ नहीं आ रही सर, क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है एक लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। और स्पेशली ये जो अभी मुझे एक मैसेज आया है, मेरे स्टूडेंट हैं, उनके साथ मेरा बहुत शॉर्ट तारुफ हुआ है, लेकिन वो बहुत अदब से, बहुत तमीज़ से बात करते हैं, मुझे उनका अंदाज़ बहुत पसंद आया है। उनका नाम जैन इलियास बुल्हर, इस तरह कोई नाम है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक मैसेज किया, तो मैंने कहा चलो, उनका मैसेज जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो यार, इतने बहुत मैसेज हो गए हैं, तो चलो आओ अपलोड कर लेते हैं, तो बच्चों का फ़ायदा हो जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई गिफ्ट शिफ्ट तो देना नहीं है, और सिर्फ लाइक भी नहीं करते यार, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, चलो रहने दो। और दुआ ही आप लोग कर लिया करो। और दुआ के हवाले से याद आया, उस दिन एक बच्ची ने कमेंट किया है, दुआ मुझे दी है। और दुआ दी है, दुआ क्या दी है, दुआ दी है कि अल्लाह आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर दे, बहुत सारे लाइक्स दे, और बहुत सारे फॉलोअर्स दे। अब यार, मैं सब्सक्राइबर, लाइक और फॉलोअर को लेकर करूँगा क्या? इनको मैं कहाँ जाऊँ? ये तो किसी काम के हैं नहीं, ये सब्सक्राइबर फॉलोअर ये तो किसी काम के हैं नहीं। तो ये तो बस एक वो है। तो बच्चों, दुआ देनी है तो दुआ दो कि सर अल्लाह ताला आपको आईफोन दे, अल्लाह ताला आपको गाड़ी दे, इस तरह की कोई दुआ दो तो ज़्यादा वो हो जाए, खुशी होगी। खैर, आपने जो दुआएं दी हैं, आपके बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक का। तो आप जिस तरह दुआएं देते हैं, जिस तरह आप लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, अगले लेक्चर में अगर हो सका तो मैं जो ऐसे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। इसके अलावा नज़म नंबर 7 जो है उसकी तशरीह जो है वो रहती है, कोशिश करूँगा वो भी पेपर से 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले अपलोड हो जाए। क्योंकि अच्छा, मेरे उस पर आप लोग कमेंट्स करते हो ना, 6 आवर बिफोर एग्जाम, 8 आवर बिफोर एग्जाम। तो मैंने कहा चलो मैं भी 6 आवर बिफोर एग्जाम लेक्चर अपलोड करता हूँ कि तुम लोगों को भी थोड़ा मजा आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।